Hello, everybody. हेलो। हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। चलो, बताओ लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था और उसके रिगार्डिंग कोई किसी को क्वेरी है तो। तक जो हमने डिस्कस किया उसको लेके किसी को कोई डाउट, क्वेरी, कोई ऐसी बात जो डिस्टर्ब कर रही हो? डिस्टर्ब इन द सेंस कि लग रहा हो कि नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। जो हमारे अपने वर्जन्स होते हैं, माइंड में इतने सालों से बने होते हैं, उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो। मैं फिर कहता हूँ, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। डाटा आप कहीं से भी ले लोगे, मटेरियल कहीं से भी मिल जाएगा आपको। नॉट ए बिग इशू। मेन है कॉन्सेप्ट। माइंड कितना क्लियर है उस चीज को लेके, जितनी क्लैरिटी होगी उतना बेटर होएगा। तो कोई डाउट, कोई ऐसी बात? बड़ी कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, क्या कहाँ तक कर लिया था हमने? थोड़ा सा अपडेट करना, कितना कुछ चल रहा है, मिस कर जाता हूँ मैं। हमने रिएक्शंस किए थे मलेरियल और टाइफॉइड, ऐसे ही है, साथ में रिंगवॉर्म। यस सर। ऐसे ही है। इन इन चीजों की, तीनों चीजों की क्लैरिटी है। यस सर। तो मलेरिया में क्या था? एक्यूट और साइकोसिस के बीच की स्टेट, राइट? जहाँ चीजें बार बार आ रही हैं। कोई कंडीशन है जो एक्यूटली डेवलप हो रही है और उसके बाद वो कंडीशन रिजॉल्व हो रही है। तो इसको याद रखने के लिए बड़ा सिंपल एग्जांपल है मलेरियल फीवर, राइट? जहाँ फॉर एग्जांपल चिकनगुनिया हो गया या कुछ हो गया, जब होएगा तो वो बहुत इंटेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर उसके बाद वो टोन डाउन कर जाएगा। इट इज नॉट लाइक ए टाइफाइड फीवर जो कंटिन्यूस चल रहा है और जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो उसमें एक स्टेट आएगी जब बहुत चिल है, टेस्ट खराब हो जाएगा, बॉडी एक होएगी, सब कुछ होएगा, उसके बाद फिर सेटल डाउन हो जाएगा और अगले दिन फिर दोबारा से आएगा। तो जब भी कोई भी कंडीशन या कोई भी पेशेंट आपको इस कंडीशन में मिलता है, इनकी इस स्टेट में मिलता है, सपोज आपने उसकी लाइफ की कोई सिचुएशन पिक की और उसकी लाइफ की सिचुएशन में जब वो एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, सडनली ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कुछ दिन ठीक रहता है, यानी कि आपको जो उसकी इमेज मिल रही है वो क्या मिल रही है कि सडनली प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कुछ देर के लिए ठीक रहता है, फिर सडनली प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कुछ दिन के लिए ठीक रहता है। जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिले तो इट बिलोंग्स टू दिस रिएक्शन। तो दिस इज ए मलेरियल रिएक्शन, मलेरियल फीवर की तरह, राइट? पीरियोडिकल। तो पीरियोडिकल स्ट्रेस आएंगे, पीरियोडिकल क्राइसिस आएगा, क्राइसिस नहीं वर्ड होएगा, एक्यूट कंडीशन आएगी, सडन एक्यूट कंडीशन आएगी और फिर उसके बाद वो टोन डाउन हो जाएगा। तो नेचुरली इसमें फीलिंग क्या आएगी? सोच के देखो, अगर जब भी ये फीलिंग होगी तो फीलिंग क्या आएगी इसमें? क्या आनी चाहिए फीलिंग? सोचो जरा एक बार, अपने मन में लेके आओ, अगर बोलना नहीं है तो। देखो क्या फीलिंग आएगी इसकी। ज्यादा हो गया। अनफॉर्चुनेट, ऐसे लग सकता है अनफॉर्चुनेट। यस सर। क्या क्या लग सकता है, सोच के देखो, और क्या लगेगा?
उसे लगेगा ना मुझे तंग किया जा रहा है, बेसिकली मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है। जब हम किसी को परेशान करते हैं तो कैसे करते हैं, कंटिन्यूस नहीं होता, बार बार ट्रिगर करेंगे उस सिचुएशन को। तो ये फीलिंग बहुत कॉमन होती है उनमें कि अनफॉर्चुनेट, डिल्यूजन, परसिक्यूटेड, कि मुझे परसिक्यूट किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है मेरे किसी जेंडर की वजह से, किसी और चीज की वजह से, जो फॉर एग्जांपल मैं उसको लेके एक उसमें हूँ, जैसे हम क्या कहते हैं उसको, कि ऑलरेडी मैं उसके लिए अपने आप को कंपेयर, जब कंपेयर करते हैं तो मैं डाउन फील कर रहा हूँ, ये मुझे स्पेसिफिकली उसको प्रोव कर रहे हैं उसी पॉइंट को। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, राइट, पहले से एक कास्ट सिस्टम के कारण इशू है, तो जब कोई बार बार बोलेगा तो वो क्या फीलिंग है, वो परसिक्यूट करने वाली फीलिंग है, तो उसमें ये फीलिंग आएगी परसिक्यूशन। तो उसमें ये चीजें भी आएंगी, इश्यूज ऑफ प्रोक्सिजमल, जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी जिसमें प्रोक्सिज्म से बार बार आती हैं। मलेरिया, माइग्रेन इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है कि बार बार प्रॉब्लम आनी, तो एक फेज आएगी बिल्कुल ठीक, फिर देन सडन एकदम से माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और न्यूरल्जिक पेन भी हमेशा ऐसी ही होती हैं, राइट। उनकी भी जो वो फॉल करेंगी वो इसमें फॉल करती हैं मलेरियल में। और इसके कारण पेशेंट की इंटरनल फीलिंग क्या आएगी कि अब इसके कारण मैं जो रूटीन में वर्क कर रहा हूँ उसके बीच में रुकावट आ जाती है। सपोज वो कुछ कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, और सडन माइग्रेन की पेन आ गई और उसके 2 दिन खराब हो गए, तो वो क्या हो रहा है, उससे उसके जो काम में डिस्टरबेंस आ रही है। तो इश्यू ऑफ हिंड्रेंस इसमें बहुत स्ट्रांग होता है कि रुकावट आ रही है, मुझे हरास किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड हिंड्रेंस। ये वर्ड्स बहुत कॉमन होंगे जब भी मलेरियल का पेशेंट होएगा रिएक्शन का, राइट, इसको याद रखना। टाइफाइड में बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें सोरा और एक्यूट का कॉम्बिनेशन है। साइकोसिस में देखो, जब भी मलेरियल होएगा उसके बीच में जो कॉम्बिनेशन है साइकोसिस, साइकोसिस का मतलब है मेरे में ऑलरेडी कुछ कमी है जो मैंने अंदर एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ ये मेरे में है। अब इस कमी को मैं बाहर शो नहीं करना चाहता, और ये कमी मैं बाहर कभी भी दिखाना नहीं चाहता। पूजा में हम क्या पढ़ते हैं, डिल्यूजन फ्रेजाइल, डिल्यूजन ब्रोकन, डिल्यूजन मेड ऑफ ए ग्लास, राइट। तो उसका जो ट्री भी है वो कैसा होता है जिससे वो बनती है, वो भी फ्रेजाइल है। पूजा के पेड़ से कभी कोई फर्नीचर नहीं बना सकता क्योंकि वो इतना फ्रेजाइल है कि उससे आप बना ही नहीं सकते। तो फ्रिजिलिटी है उसमें, वीकनेस है विद इन उसको। तो वहां से वो वीकनेस बाहर दिखनी नहीं चाहिए, दिस इज द स्टेट ऑफ साइकोसिस। वो बाहर मेरे आनी नहीं चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। सो दिस इज द मेन की ऑफ मेडोराइनम। अगर आप मेडोराइनम पढ़ोगे तो उसमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी बहुत स्ट्रांग होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा और ये मेरी एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहीं बाहर दिखनी नहीं चाहिए, तो उसको छुपाने के लिए वो सब कुछ करेगा। तो ये साइकोसिस का पार्ट है और इसीलिए ये रिएक्शन है इसमें। पर जब हम टाइफाइड की बात करेंगे वहां पर साइकोसिस नहीं है, वहां पर सोरा है। सोरा एक्टिविटी देगा, सोरा होप देगा, सोरा उसको ये भी देगा कि यहाँ से निकला जा सकता है। पर निकला कैसे जा सकता है, बाय एन एफर्ट, कि मैं एफर्ट डालता रहूंगा उसमें। पर एक्यूट कंडीशन उसको क्या करेगी, साथ में स्टेट की तरफ, कोलैप्स की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पर जितनी जल्दी एफर्ट डालनी है सो दैट मैं कोलैप्स ना हो जाऊं, तो ये स्टेट रहने वाली है। तो रैपिड एक्टिविटी विच कैन गो इनटू द कोलैप्स। तो इसमें जो वर्ड्स होंगे वो वैसे ही वर्ड्स होंगे इसमें। इंटेंसिटी बहुत आएगा। जैसे मेरा एक पेशेंट है जो इसमें बिलोंग करती है, वो क्या पूरी फैमिली बिलोंग करती है। वो जब भी कोई भी चीज वो बोलेंगे उसके साथ जो वर्ड होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फीवर, बहुत ज्यादा ये, बहुत ज्यादा वो, बहुत ज्यादा वो, बहुत ज्यादा चक्कर, बहुत ज्यादा है अंदर, बहुत ज्यादा, हर जगह उनके यही आएगा, बहुत ज्यादा चक्कर, बहुत ज्यादा ये, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा। जबकि इंटेंसिटी नहीं होती, पर क्योंकि उनकी स्टेट ऐसी है, राइट, एकदम से घबरा जाना, एकदम से पैनिक हो जाना कि हाय क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, वो वाली स्टेट आ जाती है, तो वो टाइफॉइड में फॉल करती है। तो इसमें एफर्ट कौन सी आएगी, शॉर्ट एफर्ट आएगी, जो इंटेंस शॉर्ट एफर्ट डालनी है, जो कि इन इमरजेंसी सिचुएशन है, इट इज जस्ट लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पर इशू ऑफ कोलैप्स एंड सारे कुछ आ जाएगा। जब हमने रिंग वॉर्म किया था, तो रिंग वॉर्म में क्या आया था, देखो रिंग वॉर्म में हमने पढ़ा था ट्राई 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 अगेन। उसको याद रखने के लिए ये सबसे बेस्ट है कि 2 चीजें हैं, एक कोशिश और उसके बाद उस कोशिश को छोड़ देना। ये रिंग वॉर्म के रिएक्शन में आपको हमेशा मिलेगा। और इसको अगर याद रखना हो, बहुत सिंपल है, ओबेसिटी को डाउन करने के लिए, वेट के लिए जब भी हम जाते हैं कि हमने पेट कम करना है, ये कम करना है, यही स्टेट आती है। हम पहले एफर्ट करते हैं, फिर देखते हैं यार 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए,
हुआ तो है नहीं, थोड़े से 1-2 इंचेस लूज हुए, फिर हम बोलते चल कोई नहीं, कल चल जाएंगे, परसों चल जाएंगे, फिर गिव अप करना शुरू कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम शीशे में देखेंगे और देखेंगे सडनली 2-3 दिन, 2-3 किलो अप हो गया, नहीं नहीं नहीं, हमने कल से फिर जाना है, जिम जाना है। तो ये जिम जो होता है, ये क्लासिकल उसकी एग्जाम्पल होता है कि एक रैपिड एक्टिविटी होती है उसमें, उसके बाद गिव अप आ जाता है कि नहीं यार चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जब आपको चेंज नहीं दिखेगा तो आप गिव अप करोगे। तो इसमें ये चीज बहुत ज्यादा आती है कि एक जगह पर आती है कि फॉर एग्जाम्पल हाँ मैंने एफर्ट करनी है, और दूसरी तरफ उसने उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी साइकोसिस है, राइट, प्रॉब्लम इज विद इन मी। तो इसमें एक्सेप्टिंग अल्टरनेटिंग विद ट्राइंग आता है। तो एक टाइम पर जब साइकोसिस एक्टिव होएगा तो वो करेगा कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन का, तो उसको वो गिव अप कर देगा। फिर उसके बाद उसकी जो सो रहा है उसको एक्टिव करेगा कि नहीं इसको किया जा सकता है, ट्रिगर करेगा, राइट। तो ये बहुत कॉमन है उसके लिए। तो इसमें जो आप एक्ने की प्रॉब्लम होगी वो आ गई, रिंग वर्म हो गया, ऐसी सारी चीजें इसमें फॉल करेंगी, राइट। साइकोसिस का मैंने एग्जांपल दिया है ये, और आप कितना पढ़ते हो भी साइकोसिस को, तो इसको मुझे नहीं लगता जरूरत है एड्रेस करने की। इसमें वही है कि प्रॉब्लम इज विद इन मी समथिंग, वो कुछ है जो मेरे में कमी है जो बाहर दिखनी नहीं चाहिए, राइट। तो इसलिए इसमें फिक्सिटी आ जाती है, इसमें गिल्ट आ जाता है, इसमें कवर अप आ जाता है, इसमें हाइड आ जाता है, इसमें सिक्रेटिव आ जाता है, ये सारे इश्यूज इसमें आ जाते हैं, राइट। और अवॉइडेंस, अवॉइडेंस इसका मेन पार्ट है। वन ऑफ माई पेशेंट जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था इससे, इज हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर फॉल विद एंजाइटी न्यूरोसिस और सब कुछ। तो उसका एक सिस्टम क्या था, वो हमेशा कैप डाल के रखता था एक तो। दूसरा उसके घर में जो मिरर भी थे, मिरर भी छोटे छोटे मिरर थे जिसमें सिर्फ आपकी शक्ल ही दिख सकती है, तोड़ दिए हुए थे उसने शीशे। कहीं जाता नहीं था जहां पर मिरर्स वगैरह लगे होंगे, वहां नहीं जाता था वो। अगर जाएगा तो उसने कैप डाली होती थी उसमें, कैप डाल के रखता था। क्लास में भी जब जाना है, वो कहता है जब मैं क्लास में जाता हूँ, जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, अगर 2-3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनकी क्लास, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो ऐसे स्टेप ऊपर करके बनी हुई थी। तो अगर ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं तो वो क्लास मिस कर देता था। वो सबसे पहले क्लास में जाना चाहिए और सबसे एंड में आना चाहिए, सो दैट मुझे कोई देख ना ले, राइट। तो वो सबसे पहले जाता था और सबसे ऊपर वाली सीट लेनी है उसने, और उसके बाद जब सारी क्लास जाएगी फिर उसने उसमें से क्लास में से निकलना है। तो एवरीवेयर इन हिज केस, और बहुत ज्यादा एंटिसिपेटरी एंजाइटी, क्या होएगा कैसे होएगा, एग्जाम से पहले स्ट्रेस, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो हर चीज में यही था कि देर इज समथिंग, प्रॉब्लम इज विद इन मी, आई एम हैविंग ए हेयर लॉस, और मेरे बाल बहुत कम है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई देख लेगा तो वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, इसमें वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो क्या सोचेगा। पर उसको यही होता था कि ये है, और इसके कारण मैं फेस नहीं कर पाऊंगा अपनी सोसाइटी को, बाकी चीजों को, और इसके इसके साथ मैं नहीं रह सकता ऐसे। तो इसका बेस्ट वे है कि मैं इसको जितना छुपा सकूं छुपाऊं। तो वो ऐसी चीजें करता था वहां पर। तो इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर मिड, और वो उससे बहुत ब्यूटीफुल, उसका मेरे पास कहीं फॉलोअप भी होगा, वीडियो फॉलोअप उसका। तो उसका उसमें रिकवरी हुई थी। सो दिस इज साइकोसिस बेसिकली। फिक्सिटी हो जाएगी, राइट, कवर अप हो जाएगा, गिल्ट, हाइड, सिक्रेटिव, ये सारी इश्यूज आ जाएंगे। प्रॉब्लम इज विद इन मी, इनर वीकनेस है, और उसको अवॉइड करना, राइट। और साथ में एक्सेप्टेंस भी है, देखो अवॉइडेंस भी है, अवॉइडेंस बाहर है, एक्सेप्टेंस अंदर है कि प्रॉब्लम मेरे है, राइट। पर उसको एक्टिव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसके अंदर इतना नहीं है। ये क्या हुआ? किन्ने व्हाइट बोर्ड बनाता विच? चलो, सो इसको आगे चलते हैं, आगे हम दो या तीन को लेके चलते हैं। एक है कैंसर, एक है टुबरकुलर, राइट। टुबरकुलर, आपने टुबरकुलर भी पढ़ा ही होगा सबने, राइट। टुबरकुलोसिस में हम क्या पढ़ते हैं, एक हेक्टिक एक्टिविटी पढ़ते हैं, टुबरकुलाइनम में भी क्या पढ़ते हैं, हेक्टिक एक्टिविटी पढ़ते हैं। डॉक्टर मिथॉल्कस कहते हैं टुबरकुलर ऐसा होता है जैसे एक कैंडल को दोनों तरफ से जला दिया हो। तो दोनों तरफ से जल रहा है, मतलब टाइम बहुत कम है। जितनी ज्यादा लाइफ को जिया जा सकता है, जो जो किया जा सकता है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो टुबरकुलाइनम की स्टेट ऐसी रहती है, एवरीथिंग इन द हेक्टिक इंटेंस एक्टिविटी, और साथ में सफोकेशन, ट्रैप्ड फीलिंग, ये सारी रहती है। तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम दो और चीजों को एड्रेस करते हैं। वन इज कैंसर, क्योंकि टुबरकुलर को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हम पढ़ते हैं टुबरकुलर टुबरकुलर माइजम को, या रिएक्शन को, राइट। तो
दो चीजों को लेके चलते हैं, कैंसर और लेप्रोसी। अब देखो, इमेजिन करो, एक तो कैंसर है, दूसरा क्या है, लेप्रोसी। लेप्रोसी में आपको बहुत, यानी कि अगर आप देखने जाओ लेप्रोसी में, आपको बहुत सारे पेशेंट इसमें मिल सकते हैं इसके रिएक्शन में। ये बहुत, यानी कि आपको जो पेशेंट मिलेगा बहुत, क्योंकि ये अब सिफिलिस से पहले है, सिफिलिटिक से पहले है। तो आपको डेस्परेट कंडीशन वाले पेशेंट मिलेंगे जो बहुत डिस्पेयर में चले गए हैं, राइट, जिनको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, अब इसका कोई हल नहीं है स्टेट का, उनकी स्टेट का। पर इमेजिन करो कि जो लेप्रोसी के सेंटर्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं। कभी आज वो सिटी के किसी एरिया के सेंटर में आ गए होंगे, पर जब बनाए गए होंगे शहर से बाहर बनाएंगे होंगे। जितने भी कुष्ठ आश्रम हैं शहर के बाहर बनते हैं, कभी भी शहर के अंदर नहीं बनते। उनको पार्ट नहीं समझा जाता, राइट। और उनकी बीमारी को भी कि देखो क्या बोलते हैं, छूत की बीमारी, अछूत, यानी कि वो अनटचेबिलिटी में चल जाते हैं कि इनको फॉर एग्जाम्पल इनका हम खाना खाना भी नहीं खा सकते। और उसके लिए गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा एक प्लान देना पड़ता है उस पे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर, टीवी के ऊपर, बाकी चीजों के, इससे कारण कोई बीमारी दूसरे को नहीं होती है, सारा कुछ। और इसीलिए हम उनको अपनी अपना पार्ट नहीं समझते हैं। और अगर किसी को कुष्ठ हो जाता है तो लोग वहां छोड़ जाते हैं जो कुष्ठ रोगी होते हैं, इसलिए कुष्ठ आश्रम है वो, उसमें सभी पेशेंट वही होते हैं जो कुष्ठ आश्रम बोले होते हैं। एक बार उनकी फीलिंग सोच के देखो, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी फीलिंग क्या होगी, उनसे उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ उनको कास्ट अवे किया जा रहा है, उनको स्क्लूड किया जा रहा है, उनको अलग किया जा रहा है अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, उनके हकों से, कहीं आना जाना कुछ भी करना वहां से, राइट। तो ये क्या हम खुशी खुशी वो कर रहे होंगे, नहीं, हम जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ। तो क्या फीलिंग होगी उनको, दे विल फील ओप्रेस्ड, राइट। तो इसको आप कास्ट सिस्टम के साथ भी जोड़ के देख लो। जो कास्ट सिस्टम के हिसाब से, फॉर एग्जांपल, जो डिफरेंट कास्ट के हिसाब से जो पुराने टाइम में चलता था, वो भी क्या था, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, आप यहाँ इस कुएं से पानी नहीं पी सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको कास्ट अवे कर रहे हो, उनको प्रेस कर रहे हो, राइट। और उनमें क्या सेंस ऑफ आइसोलेशन डेवलप कर रहे हो उनमें, राइट। और ह्यूमिलिएट कर रहे हो आप उनको। तो नेचुरली उसमें जो फीलिंग क्या आएगी कि हमें अलग कर दिया गया है, हमें सोसाइटी का पार्ट नहीं समझा जाता, राइट। डिसगस्ट की फीलिंग आएगी उनमें, राइट। और फीलिंग आएगी कि फॉर एग्जाम्पल कि हम इस पूरी के पूरा जो सिस्टम है उसमें कहीं भी बिलोंग नहीं करते। तो जब भी आपको कोई पेशेंट ऐसा मिले जिसमें ये इशू हो बहुत ज्यादा, राइट, तो वो जो रिएक्शन होता है उसको लेप्रस रिएक्शन बोलते हैं, राइट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आज क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। देयर इज द केस ऑफ फाइब्रोसिस्टिक एडिनोमा। तो उसकी ये प्रॉब्लम थी, उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि फॉर एग्जांपल मैरिज के बाद उसकी जो मदर इन लॉ है उसको सीए है, और उसका जो हस्बैंड है वो नीचे मदर के पास ही रहता है। और वो कोशिश करती है कि फॉर एग्जांपल कि वो आए मेरे पास, हम बैठ के खाना खाएं, कोई बात हो, बैठें। जब नहीं होता तो वो मिलने की कोशिश करती है उनके साथ कि मैं नीचे चले जाती हूँ। पर जब वो नीचे चले जाते हैं तो वो कभी भी उसको डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाते। क्या चल रहा है फैमिली में वो नहीं बताते, ट्रीटमेंट प्लान क्या चल रहा है वो नहीं बताते, कल को हॉस्पिटल जाना है क्या करना है वो उसका पार्ट है ही नहीं बिल्कुल, जैसे वो उस घर का पार्ट ही नहीं है, राइट। तो ये जो फीलिंग है, राइट, कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली, मैं फैमिली का पार्ट ही नहीं हूँ। तो मैं जितनी भी एफर्ट कर लूं, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, वो कभी भी मुझे अपना नहीं समझेंगे। द सेंस ऑफ आइसोलेशन शी इज फेसिंग, राइट। तो मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे बैठी रहती हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे लिए कोई है ही नहीं, मैं सिर्फ अकेली हूँ। तो रुब्रिक इन द रिपर्टरी फोर सेकंड फीलिंग विद द सेंस ऑफ आइसोलेशन, राइट। अगर उसमें जाएंगे, देयर इज अ रेमेडी एरिस्टोलोकिया क्लेमाटिस व्हिच बिलोंग्स टू फैमिली मैग्नोनिडी, एंड उसका जो रिएक्शन है वो है इसका लेप्रस रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर पेशेंट फील क्या कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर उसका मेन इशू क्या है कि जब ये सिचुएशन आती है उसको कुछ समझ नहीं आता। सो एवरी सिचुएशन में ये है कि उसको कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूजन, रास्ता नहीं मिल रहा। और उसका फॉर एग्जाम्पल वर्ड तो कंफ्यूजन है, बट हाउ शी फील्स, जो हाउ का पार्ट है उसका, कि उसको कैसा फील होता है, उसको फील होता है अकेलापन, उसको फील होता है एक्सक्लूडेड, उसको फील होता है कास्ट अवे, उसको फील होता है कि आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ ए फैमिली, उसको फील होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को दबा रहे हैं, मेरे को अपना नहीं समझते, मेरे को मेरी केयर प्यार वो सब कुछ मेरे को नहीं मिलता।
तो मेरे को एक तरह से पुश किया जा रहा है बाहर की तरफ। ये जो रिएक्शन है ये लेप्रस का रिएक्शन है, इसको हमेशा याद रखना, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो जब आप प्लांट्स पढ़ोगे तो उसमें ये सारे रिएक्शन बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि क्यों हेल्पफुल होंगे, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ कि समटाइम आपको पूरे केस में ये मिल जाएगा कि सपोज इस केस में मुझे रेमेडी ऐसी चाहिए जिसमें इंजरी सेंटर में हो, राइट। इंजरी का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसकी इंजरी ही सेंटर में है, हर जगह चोट की बात है, हर जगह चोट की बात है, जहाँ चोट लेना या चोट देना कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको सोचोगे कि हाँ, इसको मुझे दवा ऐसी देनी चाहिए जो बिलोंग, जिसमें इंजरी मेन सेंटर में हो। तो यू विल थिंक ऑफ कंपोजिटिव फैमिली। आर्निका है, उसमें बेलिस्पर है, राइट, सारी की सारी इंजरी वाली रेमेडीज है उसमें, कैलेंडुला। मगर उसमें से कौन सी पिक करनी है, आप सिम्टम्स के हिसाब से पिक कर सकते हो। मगर सपोज सिम्टम्स नहीं है, रिएक्शन है, तो आप उसको उस मेडिसिन में से रिएक्शन के हिसाब से भी पिक कर सकते हो। ट्राई करता हूँ इसमें देखने की रिएक्शन के हिसाब से कौन कौन सी आती है इसमें। मेरी मेमोरी कम है थोड़ी, याद नहीं रहता मेरे को उसमें। देखो, एक्यूट में कंपोजिटिव फैमिली में रेमेडीज रखी हुई हैं, आर्निका एंड कैलेंडुला। अब ये इसमें एक्यूट इंजरीज ही होती हैं, आर्निका एंड कैलेंडुला एक्यूट है। टाइफाइड में देखो क्या हुआ, कैमोमिला। कैमोमिला में इंजरी हो नहीं रही है, कैमोमिला इंजर कर रहा है आपको अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, राइट। जिस हिसाब से वो बिहेव करेगा, एग्रेसिवली, अनसिविल, अब्यूजिव, वो आपको मेंटली इंजर करेगा, राइट। तो कैमोमिला में वो इंजरी देता है। और कैमोमिला की स्टेट इमेजिन करके देखो, हम क्या पढ़ते हैं मटीरिया मेडिका में, कैन नॉट बी क्वाइटेड। जब तक उसको चीज दे नहीं दोगे वो चुप नहीं करेगा, हो सकता है मिलने के बाद भी वो चुप ना करे, अब उसका मूड बदल गया हुआ। यही पढ़ते हैं ना हम कैमोमिला में। तो इसमें टाइफॉइड रिएक्शन है। टाइफॉइड में हम क्या पढ़ते थे, सडन और एक्टिव एक्टिविटी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे मिले, एज सुन एज, जितनी जल्दी मुझे मिल सकती है मिले, इसलिए कैमोमिला यहाँ पर पड़ी हुई है, राइट। मलेरिया में देखो क्या पड़ी है, सिना एंड यूपिटोरियम पर्फ। सिना एंड यूपिटोरियम पर्फ। कैमोमिला और सिना में जो बिहेवियर में फर्क क्या होता है, कैमोमिला अपने आप को थ्रो आउट करेगा, अपने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बाहर निकाल देगा। और कैमोमिला का बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है गिरने के बाद फेंट हो जाना, सांस रोक देना और नीले पड़ जाना। ये कैमोमिला का सिम्टम होता है ये, राइट। जबकि सिना में हम क्या पढ़ते हैं, सिना का बच्चा कैसा होता है, वो रो ही जाएगा, यानी कि वो कंटिन्यूस इरिटेशन कॉज करेगा आपको, कि एक फेज में पूरा इरिटेशन कॉज करेगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए अगर काम हो जाएगा तो फिर दोबारा से वो स्टेट आ जाएगा। तो सिना की जो स्टेट है और यूपिटोरियम पर्फ की जो स्टेट है, उन्होंने मलेरियल में रखी हुई है। ऐसे ही टरेक्सिकम, वो रिंग वॉर्म में रखी हुई है। सो आपको सपोज पेशेंट का जो सिम्टम है वो इंजरी वाले लग रहे हैं, सपोज आर्निका टाइप लग रहे हैं आपको, पेशेंट के सारे सिम्टम आर्निका टाइप लग रहे हैं, पर आर्निका की जो एक्यूट सेंसिटिविटी है वो एब्सेंट है, राइट। इश्यूज इंजरी वाले हैं, पर जो एक्यूट सेंसिटिविटी है कि मेरे को ना, मुझे चोट लग जाएगी, वो एब्सेंट है, उसमें एक्यूटनेस एब्सेंट है। पर उसमें क्या है कि उस इंजरी को लेके वो क्या कर रहा है, उसको कोशिश कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं इंजर ना हूं, और उसमें जो वो ये स्टेट है रिंग बॉम वाली, कि बार बार एफर्ट करना और उसको छोड़ देना, वो चीज दिखे आपकी ओवरऑल लाइफ में, तो आपको उसको टेरेक्सिकम दे सकते हो। अगर उसको लगे कि इस इंजर्ड सिचुएशन के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं वीक हूं और मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, देन साइकोसिस में वहां पर सेनेशियो रखी हुई है। ऐसे ही टुबरकुलर में अब्रोटिनम है, और लेप्रस में इनोलम और लापा, एक और है मेरे माइंड में नहीं आ रही है कौन सी है, राइट। तो ऐसे आपको ये जो रिएक्शंस है हेल्प कर सकते हैं मेडिसिन को पिक करने के लिए, मेडिसिन को देखने के लिए, और बैक मटेरिया मेडिका में जाने के लिए कि क्या फॉर एग्जांपल पॉसिबिलिटी है, क्या इसको ऐसे समझा जा सकता है। जैसे बहुत देर पहले की बात है, एक पेशेंट था, उसको डिप्रेशन और कितनी सारी इश्यूज थे, टाइम कितना हुआ, राइट। और उसकी सारी की सारी इंजरीज के इश्यूज थे ओवरऑल। उसको सपना भी ऐसे ही आता था कि जैसे दीवारें सारी मेरी तरफ आ रही हैं और उसके ऊपर कुछ नुकीले चीजें लगी हुई जो आके मेरे अंदर धस जाएंगी। पर सिचुएशन ये कभी नहीं आती थी कि मेरी डेथ हो जाएगी,
बेसिकली उसको हमेशा ये होता था कि वो बिल्कुल सफोकेट हो जाएगा, और उसमें और चोट है जो बहुत डीप चोट लगेगी, मरेगा नहीं पर रहेगा। और उसमें साथ में उसको ये रहता था कि उसका फादर उसको प्रेस करता है, उसको लेट डाउन करता है, उसकी बात नहीं सुनता, और कभी भी उसने उसको अपना बेटा माना ही नहीं है, राइट, उसको समझा ही नहीं है। ऑन दैट केस मैंने फर्स्ट टाइम इनोला यूज की थी उस केस में, राइट, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और सिफिलिस में एक्नेशिया पड़ी है। तो ऐसे ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको हेल्प कर सकते हैं ओवरऑल इसको मैनेज करने के लिए, या अपने पेशेंट्स में प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए। तो लेप्रस के बाद जो दूसरा समझने वाला है वो है कैंसर, राइट। कैंसर में नॉर्मली कैंसर क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई गुटखा खा रहा है या कोई तंबाकू च्यू कर रहा है, हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट इरिटेशन होती है, राइट, वो कैंसर कॉज करती है। जब हम पढ़ते हैं इसमें ना कि कांस्टेंट जो इरिटेशन है इट कॉजेज कैंसर। सो कैंसर का कॉम्बिनेशन क्या है? कैंसर आप ऐसे इमेजिन करके चलो, अब जैसे कैंसर में जो मेडिसिन पड़ी हैं, जैसे आर्सेनिक पड़ी है कैंसर माइजम में, जो रिएक्शन में मेडिसिन पड़ी है, आर्सेनिक पड़ी हुई है, कार्सिनोसिन पड़ी हुई है। सो इट इज बिटवीन साइकोसिस एंड सिफिलिस। ये उसका कॉम्बिनेशन है। साइकोसिस मतलब कुछ है मेरे में कमी जो नेचुरली है, राइट, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरे में कमी है, मगर अगर मुझे डिस्ट्रक्शन में नहीं जाना है उसके लिए, अगर मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फॉर दैट आई नीड ए सुपर ह्यूमन एफर्ट। मुझे बहुत एफर्ट करनी है सो दैट मैं अपनी सिचुएशन में, मेरी सिचुएशन मेरे हाथ से ना निकल जाए। जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि आई शुड बी इन ए कंट्रोल, सुबह भी हम क्लास में बात कर रहे थे, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम का सिम्टम है कि उसको वो स्टेगर करता है जब उसका ध्यान अपने पे नहीं होता। जब ध्यान होता है वो स्टेगर नहीं करता। ध्यान का मतलब क्यों? वेन एवर ही इज इन ए कंट्रोल वो स्टेगर नहीं करेगा। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की सिचुएशन क्या है? एक ऐसा पर्सन जिसका कंपटीशन खुद के साथ है, बिकॉज ही इज ए परफॉर्मर। तो उसका कंपटीशन खुद के साथ है, और उसके साथ क्या है? नाइट्रिकम पार्ट है जो क्राइसिस को इंडिकेट करता है। जहां जहां नाइट्रिकम आएगा वहां वहां क्राइसिस मिलेगा आपको, राइट, कोई भी रेमेडी उठा के देख लो। तो उसको क्या लगता है? देयर इज ए क्राइसिस सिचुएशन, राइट, इन माई लाइफ, एंड आई नीड टू बी इन कंट्रोल, अदरवाइज आई विल नॉट सर्वाइव। तो उस सिचुएशन में ही वॉज ऑलवेज इन ए कंट्रोल। आप ऐसे सोच के देखो कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है और सडनली कोई एक्सप्लोजन हो गया, जहाँ शोर मच गया, कहीं वो मूवी देखने गया हो और शोर मच गया, और उसे नहीं पता अब इसको हैंडल कैसे करना है, राइट। वो वाली सिचुएशन की आई नीड टू बी कंट्रोल, क्योंकि उसको बहुत एंग्जाइटी पहले से ही है, उसको बहुत ज्यादा डर है थिएटर से, क्राउड से, कुछ हो ना जाए, बिल्डिंग ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसको पहले ही बहुत एंग्जाइटी है। और अगर उसने अपने आप को कंट्रोल ना रखा तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, उस जगह से निकल नहीं पाएगा। सो ही शुड बी इन ए कंट्रोल। सो जो कैंसर के पेशेंट आपको मिलेंगे, कैंसर रिएक्शन के पेशेंट मिलेंगे, उसमें ये सिम्टम बहुत कॉमन होगा। दे आर इन कंट्रोल। वो हर जगह एक ही बात बार बार बोलेंगे आपको कि जब भी ये सिचुएशन होती है, आई कीप माई कंट्रोल टू द लिमिट, कि मैं ये चीज क्रॉस ना कर जाऊं, मैं ऐसा ना कर दूं, राइट। आपको ये हमेशा मिलेगा। और दूसरी चीज क्या मिलेगी उनकी लाइफ में? स्ट्रेचिंग देयर मीन्स। वो अपने मीन्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे, राइट, अपनी लिमिट से ज्यादा जाएंगे वो किसी भी सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन होगी, जैसे कार्सिनोसिन में भी पढ़ते हैं हम कि डोमिनेशन है, सब कुछ है, पर वो क्या करते हैं? अपनी सारी की सारी एफर्ट को स्ट्रेच करते हैं सो दैट वो जो उनको चाहिए वो उनको मिल सके उस सिचुएशन में। सो ऐसे कितनी जगह मैंने कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब किए है विद ए गुड रिजल्ट, जहां पर मुझे ये सिचुएशन मिलती है, जहां मैं ये देखता हूं कि पेशेंट अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई उसको तंग कर रहा है, किसी ने उसको डिस्टर्ब किया है, मगर अंदर से उसको गुस्सा आ रहा है, पर वो चाहता है कि नहीं, मुझे उस अग्रेसिव स्टेट में नहीं आना है। और वो किसी हद तक भी चले जाता है उस चीज को करने के लिए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो जहां भी आपको पेशेंट में ये चीज मिल जाए, जहां भी, तो इन चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो वहां पर आप कैंसर के बारे में सोच सकते हो, कैंसर रिएक्शन में। इसीलिए इसकी पहला वर्ड ही आएगा कंट्रोल, राइट। और परफेक्शन भी क्या है उसकी? परफेक्शन भी यही है कि फॉर एग्जाम्पल कि कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या पढ़ते हैं? आर्सेनिक परफेक्शनिस्ट होता है, राइट।
क्योंकि उसको होता है कि एवरीथिंग शुड बी इन माई कंट्रोल, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती हुई तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, अगर बीमार पड़ गया तो मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैं क्या करूंगा। सो एवरीथिंग इन माई लाइफ शुड बी इन ए स्ट्रिक्ट कंट्रोल एनवायरमेंट। तो मैं कहाँ से खाता हूँ, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी मेडिसिन कहाँ पड़ी है, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी कार की कीज कहाँ है, मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी कार अच्छे से चलनी चाहिए, ये ना इमरजेंसी रात में सेल्फ मारूं, पता लगे बैटरी नहीं है। वो हर चीज अपनी लाइफ में इन प्लेस रखने की कोशिश करता है। उसके पीछे जो उसके कारण है, वो कारण है कि उसको लगता है कि मुझे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ड्यू टू योर इनसिक्योरिटीज, कि कभी भी हो सकती है, और उस समय मेरी मदद कोई कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, उससे पहले मुझे अपने को रेडी करना है उस चीज के लिए। राइट। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो इफेक्शनेट भी तभी होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो जरूरत पड़ने पर वो बंदा काम आएगा, इसीलिए वो किसी की हेल्प करता है। मगर पहले, उससे पहले वो अपने डोमेन में हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। तो खाने में भी परफेक्ट, बिहेवियर में, अपनी सामान में, चीजों में, हर चीज में करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी वही है, कंट्रोल। और कार्सिनोसिन में भी ऐसे ही है, पर कार्सिनोसिन को कंट्रोल किसी ने दिया है, उसके पेरेंट ने दिया है। राइट। या उसके किसी बड़े ने उसको कंट्रोल दिया है, जहाँ जिस फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट में है, उसका सपोज प्रिंसिपल ही वैसा है, उसने उसको वो इन्वायरमेंट दे दिया कि जहां पर वो हर चीज की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती हुई तो इसकी सजा मिलेगी या इसका नुकसान होएगा। सो ही विल कीप एवरीथिंग इन कंट्रोल। सो जब भी ये आपके सामने लाइफ में ये चीज नजर आए कभी भी, तो आप ये सोच के चलना कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कैंसर रिएक्शन है। जहां आपको लगे कि पेशेंट जो एफर्ट कर रहा है, वो एफर्ट सुपर ह्यूमन एफर्ट है, कि बहुत इंटेंसली वो एफर्ट कर रहा है उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। जहाँ एक होता है कंट्रोल करना, दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। आप रूब्रिक देखोगे, मुझे लगता है एक रूब्रिक है सेल्फ कंट्रोल एक्सेसिव, नेटरम का आपका कीनोट है ये। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, अब छोटे से बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ गई है सपोज, अब नॉर्मली बच्चे कभी कंट्रोल नहीं करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हम बच्चे को कितना कुछ कर, खुद ही देखो कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। कि अगर कोई चिप्स का पैकेट आपके सामने खोल के आपको हाथ के दे दे, वो खत्म होके ही खत्म होएगा, नहीं तो आप उसको बंद नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं रहता। और वो छोटे से बच्चे में ही इतना कंट्रोल था कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपने ये चीजें लाइफ में अभी नहीं खानी है, जब तक ये प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए, नहीं तो ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो मैंने आज तक कभी भी टच नहीं किया, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई, मैंने ये भी नहीं खाया, मैंने ये भी नहीं खाया, मैंने ये भी नहीं खाया, मैंने ये भी नहीं खाया। अब ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका, इस रिएक्शन का। इतना सेल्फ कंट्रोल, इतना स्ट्रेच कर रहा है वो अपने आप को, क्योंकि बच्चा है वो। जो इंस्टिंक्ट्स हैं आइसक्रीम के लिए, चॉकलेट के लिए, शुगर के लिए, वो स्टिमुलेट करेंगे बॉडी को। राइट। बच्चे को तो करेंगे करेंगे, उसको क्या लेना देना, उसको बीमारी क्या है क्या नहीं है, बस बड़े नहीं कंट्रोल करते हैं यहाँ पर, बच्चे कहाँ से करेंगे। पर ये नेटरम का आपका की नोट होता है। राइट। दे ट्राई टू कीप एवरीथिंग इन कंट्रोल, ये की नोट है उसका। तो उसमें इसको आप ऐसे इसको समझ सकते हैं एज एन कैंसर रिएक्शन, कि सेल्फ कंट्रोल भी रहेगा, स्ट्रेचिंग बियॉन्ड द मीन, और दूसरी तरफ सुपर ह्यूमन कंट्रोल, बियॉन्ड द कैपेसिटी, फास्टिडियस परफेक्शन, ये सारे इश्यूज आ जाएंगे। और साथ में डर हमेशा बना रहेगा, चीजें कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। ये डर हमेशा बना रहेगा उनमें कि कभी भी कुछ हो सकता है। सो देर आर मेनी केसेस जो मैंने देखे हैं, जब उनका केस लो तो आपको उन केसेस में इश्यूज नहीं मिलते, प्रॉब्लम नहीं मिलती उनमें। पर हर जगह हर सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, कि क्लिनिक पे भी उन्होंने कंट्रोल किया, घर में भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी कंट्रोल कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है वहां भी कंट्रोल कर रहे हैं, ऑफिस में कंट्रोल कर रहे हैं, हर जगह आपको नजर आएगा कि एवरीवेयर ही इज कंट्रोलिंग 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 कंट्रोलिंग। पर वो क्यों कर रहा है कंट्रोल, ये नहीं मिलेगा आपको। जैसे आर्सेनिक मिलेगा उसको कि इनसिक्योरिटीज है, तो नहीं मिलेगा। तो जब भी ये नहीं मिले, तो ये क्लासिकल इंडिकेशन है फॉर नसोड्स, तो वहां पर कार्सिनोसिन काम करेगी। ऐसे ही जहां पर इंटेंस एफर्ट और रेजिग्नेशन ही मिले, इशू ना मिले आपको, इट इज ए क्लासिकल एग्जांपल फॉर द नसोड रिंगवॉर्म। ऐसे ही मलेरियल जो नसोड है, आप ऐसे नसोड दे सकते हो। राइट। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स विल वर्क। टुबरकलर, वो आपको मालूम ही है, टुबरकलर में नॉर्मली क्या होता है, हेक्टिक एक्टिविटी, राइट, फॉलोड बाय वीकनेस, इंटेंस हेक्टिक एक्टिविटी। मुझे आज भी अपने एक केस याद है इसमें।
और जिसमें इसको फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम मुझे समझ आया था कि ऐसे भी किया जा सकता है। पर उससे मुझे एक और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई थी, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। मैंने बहुत बार शेयर किया भी होगा, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा। एक छोटा बच्चा था, वो कहता था कि होली खेलनी है। हफ्ते 10 दिन बाद होली थी और उसको टाइफाइड नहीं ठीक हो रहा था, कितने महीनों से रिकवर ही नहीं कर रहा वो। एंटीबायोटिक कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद होम्योपैथिक भी खा ली, सब कुछ कर लिया, बेप्टिशिया एक्निशिया सब पी रहा था वो, कोई रिकवरी नहीं है वहां से। उस जब वो मेरे पास आए तो जो उसके सिम्टम थे, तो उसका सिम्टम यही था कि जो नॉर्मल टाइफाइड के सिम्टम होते हैं, उसके साथ एक सिम्टम था कि भैया मुझे ना डर लगता है। जब मम्मा मेरे पास आते हैं ना, मेरी तरफ आते हैं, मुझे डर लगता है। जब मेरी सिस्टर मेरी तरफ आती है ना, मुझे डर लगता है। मुझे लगता है ये मेरे में लगेंगे। राइट। और यहाँ पर हम बिल्कुल खुश कि आर्निका, राइट, इट बिलोंग्स टू, टाइफाइड के लिए बहुत अच्छी स्पेसिफिक रेमेडी है, और फियर ऑफ इंजरी भी है, और ये भी है, सारा कुछ है। मैंने उसको आर्निका 10 में दी कि कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया उसमें। राइट। देन मैं उसको वाटर पोटेंसी बना के रिपीट भी की, थोड़ा सा, कुछ चेंज नहीं आया, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, ना ही फीवर ब्रेक हुआ, ना ही एनर्जी लेवल में चेंज आया, कुछ भी नहीं आया। देन आई अगेन सिट विद हिम, मैं दोबारा से उसके साथ बैठा। तो उसने मुझे बताया, मेरे को एक ड्रीम आता है कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, मैं भाग के पहाड़ी में जाता हूँ और उस पहाड़ी से जंप कर जाता हूँ, और मैं बहुत तेज नीचे गिर रहा हूँ। राइट। यहाँ पर फिर वही आ रही, मुझे ऐसा लगा कि जैसे भी फिर बात वो इंजरी की कर रहा है। पर जब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि वो खुद जंप कर रहा है, गिरा नहीं है, वो खुद जंप कर रहा है, और उसके बाद भाग के वो फिर ऊपर से दोबारा से जाता है। तो मैंने उसको पूछा कि उस सपने में तुझे फीलिंग फीलिंग क्या आती है, तुझे क्या फील होता है? वो कहता है, इस ड्रीम में मुझे क्या लगता है कि सब कुछ बहुत तेज चल रहा है, सब कुछ, मैं बहुत तेजी से नीचे आ रहा हूँ, और उस तेजी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और नीचे फिर मैं जंप आता हूँ, मुझे होता है मुझे एक बार इसको और एक्सपीरियंस करना है। मैं फिर ऊपर जाता हूँ दोबारा से, मैं फिर नीचे आता हूँ, ऐसे, और ये करता रहता हूँ मैं ड्रीम में। और उसके साथ जो उसने सिम्टम क्या दे रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि दीदी भी तेज तेज चल रही है, मम्मा भी तेज चल रहे हैं, पापा भी तेज चल रहे हैं, और मेरे में लगेंगे, और मैं नीचे आ जाऊंगा। अब ये बात वो रेगुलर बोल रहा था। अब यहाँ पर आई हैव नो आइडिया कि ये, इसको कैसे डील करना है। यहाँ पर जो मुझे सिर्फ जो यही लगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हेक्टिक एक्टिविटी की बात हो रही है, उसके सबकॉन्शियस में, ड्रीम में एक हेक्टिक एक्टिविटी की बात हो रही है। और फीवर में भी जो सिम्टम आ रहा है प्रोडोमिनेंट, वो क्या आ रहा है कि जैसे कोई चीजें मेरी तरफ बहुत तेज आ रही हैं, यहाँ भी एक्टिविटी फास्ट है। तो आई नीड ए रेमेडी फॉर ट्यूबरकुलर, मगर ट्यूबरकुलर रिएक्शन, इसको रिएक्शन की तरह लो, मगर मेरे पास कोई इश्यू अवेलेबल नहीं है कि किसके लिए वो हेक्टिक एक्टिविटी है। तो मैं इसको नसोड़ देता हूँ ट्यूबरकुलाइनम। तो मैंने उसको ट्यूबरकुलाइनम दी, नेक्स्ट डे होली थी, और वो सुबह ठीक था, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक। तो इसने एक क्वेश्चन जनरेट किया मेरे मन में कि फॉर एग्जाम्पल वो जो सिम्टम्स थे वो कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कुछ ट्यूबरकुलाइनम में ऐसा जरूर होएगा जिसके कारण ये ठीक हुआ है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से, अकेला हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हमने ऐसे अप्लाई किया तो ठीक हो गया। जब मैंने एक एक करके पढ़ना शुरू किया, और ट्यूबरकुलाइनम में सिंगल रेमेडी में रूब्रिक पड़ा हुआ है कि डिल्यूजन एवरीथिंग मूविंग वेरी फास्ट विच मस्ट क्रश हिम, वो उसको क्रश कर देगी। और अकेली दवाई पड़ी है ट्यूबरकुलाइनम, जहां से मुझे ये सीखने को मिला, हम मेंटली जितना मर्जी दिमाग को दौड़ा लें घोड़े उसके, और जितना मर्जी इमेजिनेटरी वर्ड क्रिएट कर लें, दवा काम तभी करती है जब उसका अनकॉमन रेयर पेक्यूलियर उसकी प्रूविंग के सिम्टम में आया होगा, बस। इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी लॉ के ऊपर वर्क करती है, फैंसीज के ऊपर नहीं। होम्योपैथी सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्क करती है, आपकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं। होम्योपैथी प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करती है, आपके अंदर के बनाए हुए फैक्ट्स के हिसाब से नहीं। तो ये जो सब हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको हेल्प कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहां पर आपको जो कन्वेंशनल वे है उसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे मैंने अभी केस बताया, इसमें मुझे कन्वेंशनल वे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी मेरे को डे वन पर ही, मुझे नहीं मालूम है कि वो रूब्रिक पड़ा हुआ है, और मैं पहले ही बायस होकर उसको आर्निका की तरह ले रहा हूँ। राइट। क्योंकि मेरे मन में टाइफॉइड का कीनोट भी चल रहा है, और वो भी चल रहा है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हमें प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है लाइफ का। लाइफ में नहीं होया जाता कि इसमें कैसे होंगे, पर फिर भी हम एफर्ट कर सकते हैं इसलिए। तो ऐसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों टाइफॉइड, मलेरियल, रिंगवर्म, साइकोसिस,
कैंसर, ट्यूबरकुलर, लेप्रोसी एंड सिफिलिटिक। सिफिलिटिक बिल्कुल आज सबको मालूम होएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, होमिसाइडल हो जाएगा, सुसाइडल हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएंगी, साइकोसिस आ जाएगा उसमें। राइट, इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कुछ कुछ नहीं हो सकता, ये सारी की सारी सिचुएशन आ जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? और दिस इज नॉनसेंस। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आया। किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। नो सर। तो अगर आप थोड़ा सा भी देखना शुरू करोगे आपको दिखने लगेगा। राइट, जैसे रस्टॉक्स पढ़ोगे तो आपको उसमें टाइफॉइड रिएक्शन दिखेगा, पर जैसे ही उसी फैमिली की एनाकार्डियम पढ़ोगे तो एनाकार्डियम में आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल दिखेगा, कि कोई उसको इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो रहा है कि उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, वो कैंसर को शो कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो आप अगर आप देखना चाहो तो आपको हर चीज, हर रेमेडी में वो चीज दिखनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, इस रेमेडीज में ऐसा है, अगर इसको ऐसा समझे तो ऐसा, इसको ऐसा समझा जाए, इसको ऐसे देखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कितनी बार देखा है कि जैसे चेलिडोनियम इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर acute पेन इन, फॉर एग्जांपल कोलिसिस्टाइटिस या कॉलीलिथियसिस। कॉलीलिथियसिस की पेन कैसे होती है? बंदा आराम से सो रहा है और सडनली इतनी इंटेंस पेन हो जाती है कि अनबियरेबल हो जाती है, हॉस्पिटल भागना पड़ता है। वहां पर इंजेक्शन लगाएंगे, वो आके सो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक चलता है थोड़े दिन के लिए, और फिर दोबारा से एकदम से सडन अनएक्सपेक्टेड पेन हो जाती है, आपने इमेजिन भी नहीं किया होता। तो ये अगर आप उस चार्ट में जाएंगे उनके लिटरेचर में तो आपको मिलेगा। ये कौन से माइजम में होनी चाहिए? ये मलेरिया। मलेरियल में होनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो आपको स्लोली स्लोली ये दिखने लगेगा कि हाँ, ये चीजें, ये सेंस बनती है इसकी, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, अंडरस्टैंडिंग में, रेमेडी अंडरस्टैंडिंग में। राइट, तो जब आप रेमेडीज अंडरस्टैंडिंग में जाओगे तो आपको ये सब कुछ दिखने लगेगा कि हाँ यार, इग्निशिया में जब भी पढ़ता हूँ, इग्निशिया में मुझे एक्स्ट्रा कंट्रोल मिलता है, कि शी वांट टू कीप कंट्रोल इन ए क्राइसिस सिचुएशन, क्योंकि उसके बच्चे अगर देख लेंगे कि वो रो रही है तो उसको लगेगा कि यार मेरी माँ रो रही है तो मैं कैसे अब सरवाइव करूंगा। माँ को स्ट्रांग दिखना है, माँ को एज ए स्ट्रांग नजर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उसने अपने सारे इमोशन को अपने अंदर दबा के इन कंट्रोल खड़े होना है, जैसे कुछ नहीं हुआ है बेटा, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। तो ये माइज्म कौन सा होएगा? ये रिएक्शन कौन सा होएगा, सोच के देखो। कैंसर। कैंसर। राइट, ऐसे ही स्टेफिस में भी इंसल्ट हुई उसकी, पर वहां पर उसको नहीं सिखाया, उसके पेरेंट्स ने, उसकी कॉन्शियस नहीं अलाउ करती है कि नहीं, उसको जवाब देना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, यहाँ पर मैं बोलूं, इसके नहीं देना चाहिए। तो शी विल कीप कंट्रोल इन दैट सिचुएशन। यही स्टेफिस का है ना, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। वो अपने आप को उस सिचुएशन में इतना कंट्रोल कर लेगी कि उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसलिए उसकी बॉडी ट्रेम्बल करने लग जाएगी। एंगर विद ट्रेम्बलिंग, एंग्जाइटी, पेल्पिटेशन, कितनी सारी पैथोलॉजी उसके साथ जुड़ जाएगी उसके। क्यों? क्योंकि उसने वो सारा कुछ कंट्रोल कर लिया। तो स्टेफिस गेरी ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रेमेडी, इसमें है, कैंसर माइजम में फॉल करेगी। राइट, ऐसे देखो साइक्लामिन पढ़ोगे, जैसे साइक्लामिन के पेशेंट में आपको रुब्रिक मिलेगा, ग्रीफ अनडेमोन्स्ट्रेटिव। दो रेमेडीज होती हैं, इग्निशिया, आई थिंक इग्निशिया या नाट्रोम्यूर शायद, देखना एक बार सर्च करना, ग्रीफ अनडेमोन्स्ट्रेटिव साइक्लामेन में भी है। राइट, उसमें क्या है कि अंदर की ऐसी स्थिति है मेरी, अनडेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डिमोन्स्ट्रेट भी नहीं हो रहा बाहर को। राइट, वो बाहर दिखाना नहीं चाह रही है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर दिखना ही नहीं चाहिए। अगर बाहर दिखेगा, शी विल लूज एवरीथिंग। बाहर के पर्सन मुझे अलग कर देना शुरू कर देंगे, एक्सक्लूड करना शुरू कर देंगे, मुझे अपना पार्ट नहीं समझेंगे। तो ये किस में पढ़ते हैं हम? किस में पढ़ते हैं हम? लेप्रोसी। लेप्रस, लेप्रस में।
राइट। तो एवरीथिंग अगर आप उसको ऐसे रेमेडीज को देखना शुरू करोगे तो आपको रेमेडीज की इन टोटलिटी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेरी तो नहीं? नो सर। चलो, नेक्स्ट फिर हम एक रेमेडी का ग्रुप उठाएंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे वो रेमेडी उस ग्रुप में कैसे पड़ी हुई है, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे कंपोजिटी की फैमिली की सारी दवाइयों में इंजरी है, कैसे रुटिएसी फैमिली की सारी दवाइयों में ट्विस्टिंग पेन है। राइट। हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल कैसे एम्बेलिफेरी में सभी में इंजरीज हैं और इंजरीज अनएक्सपेक्टेड है। राइट। सो उस पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। तो जब ये देखना शुरू करोगे तो आपको कॉमन पैटर्न हर जगह दिखेगा। आपको मैमल्स में एक कॉमन पैटर्न दिखेगा, आपको रिप्टाइल्स में एक कॉमन पैटर्न दिखेगा, आपको स्पाइडर्स में कॉमन पैटर्न दिखेगा, आपको इंसेक्ट्स में कॉमन पैटर्न दिखेगा, आपको मोलस्क में कॉमन पैटर्न दिखेगा, आपको बर्ड्स में कॉमन पैटर्न दिखेगा, फिशेस में कॉमन पैटर्न दिखेगा, वाटर रेमेडी में कॉमन पैटर्न होएगा। और जैसे ही आप प्लांट्स में आओगे आपको पैटर्न दिखेगा, जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे उसमें भी आपको पैटर्न दिखेगा। तो आपको एक एक फैमिली का पैटर्न दिखेगा, और फैमिली के नीचे उसका जो सब ग्रुप है उसका भी पैटर्न दिखेगा। देन वो प्लांट फैमिली के लोग बिलोंग करती है, वहां भी इसकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी। तो अगर ऐसे देखोगे तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी मटीरिया मेडिका की। और मटीरिया मेडिका आपका सिंपल किताब से बाहर जाके जिंदा हो जाएगा, जिसका जिंदा होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसने आपकी पूरी लाइफ में काम आना है। तो ये मरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये जीवित होना चाहिए। राइट। इसको पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए, जिंदा दिली के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरीज के साथ, मूवीज से रिलेट करके, सॉन्ग से रिलेट करके। आई होप आपके टीचर ऐसे ही पढ़ाते होंगे, जैसे मैं उनको जानता हूँ ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे। और हम इसको आगे डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब मेरी नेक्स्ट क्लास का हो गया टाइम, मैं वो उसको कंटिन्यू कर लूँ। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। एंजॉय करो सभी।